लाइफ है तो चैलेंजेस तो जरूर होंगे। कुछ लोग इसे स्ट्रगल का नाम भी देते हैं, मगर एक कोकून जब स्ट्रगल करके अपनी खोह से बाहर निकलने का एफर्ट्स लगा रहा होता है तो शायद हम उसे स्ट्रगल कह सकते हैं, लेकिन वही स्ट्रगल उसके पंखों को मजबूत बनाता है और वो एक तितली का रूप ले लेता है। अगर हम उसके स्ट्रगल को देखकर उसकी खाल को फाड़ दें, तोड़ दें, तो वो पंख डेवलप ही नहीं हो पाएंगे और वो कोकून तितली कभी नहीं बन पाएगा। तो एक्सक्यूज तो काफी दिए जा सकते हैं, मगर अगर सफलता पानी है तो मजबूत इरादों की भी जरूरत है, लगन की भी जरूरत है। और आज की बुक समरी ऐसा ही कुछ बताने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं किकलैंड। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बुक समरी है मिल्खा सिंह जी के जीवन के बारे में, यानी कि मिल्खा सिंह जी की जीवनी, जिसे गीगल टीम ने कंपाइल किया है। इस समरी में आजादी से पहले के दौर में उनके जन्म से लेकर विदेश में उनकी कामयाबी तक सारे पहलुओं का जिक्र किया गया है। भारत के बेहतरीन एथलीट के बारे में जानने के लिए आइए इस बुक समरी की शुरुआत करते हैं। मिल्खा सिंह जी के जीवन की समरी। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम को कौन नहीं जानता। एक दशक से ज्यादा वक्त तक ट्रैक एथलेटिक्स फील्ड को डोमिनेट करने वाले शख्स थे मिल्खा सिंह। ये वो शख्स थे जिन्होंने कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो दशकों तक कायम रहे। मिल्खा सिंह को अपनी पूरी जिंदगी ही भागना पड़ा। जिंदगी के लिए भागने से लेकर वर्ल्ड फेमस ट्रैक स्टार बनने तक उनका सफर काफी लंबा रहा। अगर आप मिल्खा सिंह जी की शानदार जिंदगी की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इस समरी को अंत तक सुनिए। उनकी शुरुआती जिंदगी। मिल्खा सिंह, जो कि फ्लाइंग सिख के नाम से बेहतर जाने जाते थे, इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था। वो पंजाब के मुजफ्फरगढ़ सिटी से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव गोविंदपुरा में ब्रिटिश इंडिया के दौर में जन्मे थे। ये जगह फैसलाबाद पाकिस्तान में पड़ती है। मिल्खा सिंह के जन्म की तारीख को लेकर के कई रिकॉर्ड हैं। पाकिस्तान में ये रिकॉर्ड 20 नवंबर 1929 के तौर पर दिखता है। कुछ दूसरे रिकॉर्ड इसे 17 अक्टूबर 1935 और 20 नवंबर 1932 बताते हैं। उनके पासपोर्ट में उनकी बर्थ डेट 20 नवंबर 1932 लिखी थी, लेकिन उनके गुजरने के बाद 20 नवंबर 1929 डेट का इस्तेमाल किया गया है। मिल्खा सिंह का परिवार राठौर राजपूत मूल का था और वे सिख धर्म का पालन करने लगे थे। उनकी मां का नाम चावली कौर और पिताजी का नाम संपूर्ण सिंह था। उनके प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय क्या थे, इसकी जानकारी नहीं है। मिल्खा सिंह के माता पिता के 15 बच्चे थे, लेकिन उनमें से 8 की मौत देश के पार्टीशन से पहले ही हो गई थी। उन्होंने गांव के स्कूल में 5वीं तक यानी कि 5th क्लास तक पढ़ाई की थी। जब वो छोटे थे, मिल्खा सिंह को स्प्रिंटिंग यानी कि बड़ी तेजी से दौड़ना, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मिला था, क्योंकि उन्हें अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर तक दौड़ना पड़ता था। हालांकि उन दिनों उन्हें इसका एहसास नहीं था। पार्टीशन के दौरान हुए दंगों में उन्होंने अपने माता पिता और 3 भाई बहनों को खो दिया था। अफसोस, मिल्खा सिंह इस दर्दनाक हादसे के गवाह बने। इस भयंकर हादसे से कुछ दिन पहले मिल्खा सिंह को अपने बड़े भाई माखन सिंह से मदद मांगने के लिए मुल्तान भेजा गया था। उस वक्त उनके भाई आर्मी में थे। मुल्तान के लिए ट्रेन के सफर में मिल्खा सिंह लेडीज कंपार्टमेंट में एक सीट के नीचे छिप गए। हत्यारी भीड़ से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। जब तक मिल्खा सिंह और उनके भाई माखन सिंह गांव वापस आए, तब तक दंगाइयों ने उनके गांव को जला दिया था। वे अपने माता पिता और भाई बहनों की लाशों तक को नहीं पहचान पाए थे। पार्टीशन के बाद की जिंदगी। 1947 की दुखद घटना के कुछ दिनों बाद, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था, मिल्खा सिंह अपने भाई और उनकी पत्नी जीत कौर के साथ भारत आने वाले एक आर्मी ट्रक में सवार हो गए। इस तरह 15 साल की उम्र में रिफ्यूजी के तौर पर उन्होंने भारत में अपनी जिंदगी शुरू की। उन्हें भारत के पंजाब में फिरोजपुर हुसैनीवाला बॉर्डर के पास छोड़ दिया गया था।
आजाद भारत में आने के बाद मिल्खा सिंह पैसे कमाने के लिए अक्सर जूते पॉलिश किया करते थे। पैसे और मौके की कमी ने उन्हें और उनके भाई को दिल्ली जाने के लिए मजबूर कर दिया। वहां वे कुछ वक्त तक के लिए अपनी बहन और अपनी बहन के ससुराल वालों के साथ रहे। उनकी बहन के ससुराल वालों ने उनके खाने पीने के खर्चे की वजह से नाराजगी जताई और उनके साथ बुरा बर्ताव किया। इन दिनों वो रोड के किनारे एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम कर अपना गुजारा करते थे। एक बार उन्हें बिना टिकट ट्रेन सफर करने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। उन्हें रिहा करवाने के लिए उनकी बहन ईश्वर कौर ने अपने कुछ गहने बेच दिए। इसके बाद वो पुराना किला में एक रिफ्यूजी कैंप में और फिर बाद में ही दिल्ली के शाहदरा में एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहे। मिल्खा सिंह के भाई ने उनका एक लोकल स्कूल में 7th क्लास में एडमिशन करवाया, लेकिन वे बुरी संगत में पड़ गए थे, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। इन अनुभवों की वजह से मिल्खा सिंह अपनी जिंदगी से निराश हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने डकैती कर अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया, लेकिन उनके बड़े भाई माखन सिंह ने मिल्खा सिंह को इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए राजी कर लिया। आर्मी में 1949 और 1950 में रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने एक मैकेनिक का काम करना शुरू किया। बाद में उन्हें एक रबर फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें हर महीने 15 रुपए मिलते थे। लेकिन लू लगने के कारण वो अपना काम जारी नहीं रख सके और 2 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। नवंबर 1952 में अपनी तीसरी कोशिश में वो आखिरकार अपने भाई की मदद से आर्मी में भर्ती हो ही गए। मिल्खा सिंह को श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में पहली पोस्टिंग मिली थी। श्रीनगर से उन्हें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट तेलंगाना के एक शहर सिकंदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया। उस दौरान सिकंदराबाद में रहते हुए उन्हें ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में पहली बार कदम रखने का मौका मिला। पहली रेस में भाग लेने का इनाम था हर दिन 1 गिलास दूध। ये एक ऐसे जवान शख्स के लिए बड़ी बात थी जिन्हें कभी पूरा और सही पोषण नहीं मिला था। जनवरी 1953 में आर्मी में नए लोगों को भर्ती करने के लिए होने वाली क्रॉस कंट्री रेस में वो 6th पोजीशन पर आए। उसके बाद उन्हें एथलेटिक्स में स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए चुना गया। मिल्खा सिंह ने ब्रिगेड मीट में अपनी पहली 400 मीटर रेस 63 यानी कि 63 सेकंड में पूरी की और 4th पोजीशन पर रहे। उन दिनों वो नहीं जानते थे कि 400 मीटर की रेस क्या होती है। पहले एथलीट रह चुके श्री गुरुदेव सिंह ने उन्हें बताया कि 400 मीटर की लंबाई कितनी होती है। इसके बाद उन्होंने खुद ही 400 मीटर रेस की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उन्होंने इसके लिए इस हद तक जी जान लगा दी कि कभी कभी उनकी नाक से खून निकल आता था। आर्मी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग की फैसिलिटी मुहैया करवाई। मिल्खा सिंह ने उन्हें एथलेटिक्स में लाने के लिए हमेशा आर्मी की बढ़ाई की। वे कहते थे कि मैं एक छोटे दूर दराज के गांव से आया हूं। मुझे नहीं पता था कि रेस क्या होती है या ओलंपिक क्या होता है। इंटरनेशनल करियर। मिल्खा सिंह ने 1956 से 1964 तक 3 ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाग लिया। उनके कुछ कोच और गुरुओं में थे गुरुदेव सिंह, चार्ल्स जेनकिंस और डॉक्टर आर्थर डब्ल्यू हॉवर्ड। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर कंपटीशन में भाग लिया था, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी के कारण वे शुरू के राउंड में ही निकल गए थे। इसी दौरान उन्हें 400 मीटर कंपटीशन के विनर चार्ल्स जेनकिंस से मिलने का मौका मिला। इस मुलाकात ने मिल्खा सिंह को इंस्पायर किया और उन्होंने ट्रेनिंग करने के कई तरीकों की जानकारी हासिल की। 1956 के ओलंपिक की हार से उन्हें गहरा धक्का लगा था। उन्होंने बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि अपने गोल को हासिल करने और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए मैंने अपने आराम और खुशियों का त्याग कर दिया और अपनी जिंदगी को उस ग्राउंड के नाम कर दिया जहां मैं प्रैक्टिस करता था और दौड़ता था। इस तरह से दौड़ना मेरा भगवान, मेरा धर्म और मेरा प्यार बन गया था। ओडिशा के कटक में 1958 के नेशनल गेम्स में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर और 400 मीटर रेस में नए रिकॉर्ड बनाए। उसी साल हुए एशियन गेम्स में उन्होंने उसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 46.6 सेकंड में इस इवेंट को पूरा किया था।
ये कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री में आजाद भारत का पहला एथलेटिक्स गोल्ड था। वो इस जीत का श्रेय अपने अमेरिकी कोच स्वर्गीय डॉक्टर आर्थर डब्ल्यू हार्वर्ड को देते थे। मिल्खा सिंह उन खेलों में इंडिविजुअल एथलेटिक्स मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। ये रिकॉर्ड 2014 में विकास गौड़ा ने तब तोड़ा जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मार्च 1960 में पाकिस्तान ने लाहौर में एक चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम को इनवाइट किया था। मिल्खा सिंह बंटवारे के दौरान हुए अनुभवों की वजह से वहां जाने के खिलाफ थे। तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को भारत का नाम ऊंचा करने के लिए इस चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए राजी किया। बंटवारे की दर्दनाक यादों के बावजूद वे पाकिस्तान में अब्दुल खालिक के खिलाफ दौड़े। इस रेस के बाद जनरल आयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कमेंट किया था, जिसके बाद मिल्खा सिंह को उनका निकनेम मिला द फ्लाइंग सिख। कुछ सोर्सेज का कहना है कि मिल्खा सिंह ने 1960 में रोम ओलंपिक से पहले फ्रांस में 45.8 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड में लो जोन्स को रिकॉर्ड होल्डर माना गया था। लो जोन्स ने 1956 में लॉस एंजल्स में 45.2 सेकंड की रेस लगाई थी। रोम ओलंपिक में मिल्खा ने 400 मीटर फाइनल में 4th पोजीशन हासिल की। 250 मीटर तक पहुंचने पर सिंह ने अपनी स्पीड धीमी कर दी थी, जिससे दूसरों को उनसे आगे निकलने का मौका मिल गया था। सिंह का कहना था कि इन गलतियों की वजह से उन्हें गोल्ड मेडल से हाथ धोना पड़ा। यह हादसा उनके माता पिता की मौत के अलावा उनकी कुछ सबसे बुरी यादों में से एक था। रेस में ओटिस डेविस, कार्ल कॉफमैन और मेल्कस स्पेंस उनसे आगे निकल गए और पहली 3 पोजीशन उन्होंने हासिल कर ली। रेस एक फोटो फिनिश अंत के साथ खत्म हुई और मिल्खा सिंह ने 45.73 सेकंड में इसे खत्म किया, जिससे वे सिर्फ 0.1 सेकंड से ब्रॉन्ज मेडल पाने से रह गए थे। ये इंडियन नेशनल रिकॉर्ड बन गया और लगभग 40 सालों तक नहीं टूटा। ये रिकॉर्ड 1998 में टूटा जब परमजीत सिंह ने इसे 45.70 सेकंड में बीट कर दिया था। 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान अपने लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से मिल्खा रोमन लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए थे। रोम के लोगों को उनके सिर पर पगड़ी देखकर लगा कि वो कोई संत हैं। वे हैरान रह गए थे कि एक संत इतना तेज कैसे दौड़ सका। 1962 में इंडोनेशिया के जकार्ता के एशियन गेम्स में मिल्खा ने 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीते। 1964 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर, 4x400 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस में एंट्री ली थी, लेकिन मिल्खा ने 400 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। 4x400 मीटर रिले में मिल्खा सिंह, माखन सिंह, अमृतपाल और अजमेर सिंह की भारतीय टीम शुरू के प्रिलिमिनरी हीट स्टेज में लास्ट आने की वजह से रेस से बाहर हो गए थे। ये अफवाह है कि मिल्खा सिंह ने 80 में से 77 रेस जीती है, जो कि गलत है। उन्होंने कितनी रेस में भाग लिया है और कितने में जीते, इसका कोई सबूत नहीं है। कलकत्ता में खेले गए 1964 के नेशनल गेम्स में सिंह 400 मीटर की दौड़ में माखन सिंह से हार गए थे। वो 1960 के रोम ओलंपिक या 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में प्रिलिमिनरी रेस में किसी भी पहली पोजीशन पर नहीं रहे थे। अपने शानदार परफॉर्मेंस की वजह से मिल्खा सिंह कई दशकों तक सबसे महान भारतीय ओलंपियन बने रहे। उनके स्पिरिट और स्पीड, उनके रिकॉर्ड और अनगिनत मेडल से वो अमर हो गए हैं। बाद की जिंदगी 1958 के एशियन गेम्स में कामयाबी की वजह से मिल्खा सिंह को आर्मी ने सिपाही से जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया था। 1960 में तब के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों के जोर देने पर मिल्खा सिंह ने आर्मी छोड़ दी और पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर जुड़ गए। उन्होंने पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और यंग जनरेशन की ट्रेनिंग के लिए काम किया। वो 1998 में इस पोजीशन से रिटायर हुए। मिल्खा सिंह को उनकी स्पोर्ट अचीवमेंट के लिए भारत के चौथे ऊंचे सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से नवाजा गया।
उन्होंने भारत सरकार से अर्जुन अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था और कहा कि ये देश के यंग खिलाड़ियों के लिए है, न कि उनके लिए। उनका मानना था कि अर्जुन अवार्ड उन लोगों को दिया जाता था जो एक्टिव स्पोर्ट्स से या तो जुड़े ही नहीं थे या कम जुड़े थे। उन्होंने कहा, मुझे उन खिलाड़ियों के साथ रखा गया है जो मेरे लेवल के आसपास कहीं नहीं है, और ये कहा कि अर्जुन अवार्ड ने अपना सम्मान खो दिया था। गोवा के कॉलेज में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा था, आजकल अवार्ड मंदिर के प्रसाद की तरह बांटे जाते हैं। किसी को क्यों कोई अवार्ड दिया जाए जब उसने अवार्ड हासिल करने लायक बेंचमार्क को छुआ ही ना हो। पद्मश्री मिलने के बाद मुझे अर्जुन अवार्ड दिए जाने को मैंने मना कर दिया था। ये मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट देने जैसा था। मिल्खा सिंह महान शख्स थे। उन्होंने अपने सारे मेडल देश के नाम कर दिए थे और उन्हें डोनेट कर दिए। शुरू में इन मेडल्स को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डिस्प्ले में रखा गया था, लेकिन बाद में उन्हें पंजाब के पटियाला में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रांसफर कर दिया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1960 में रोम ओलंपिक में उनके पहने हुए रनिंग शूज भी रखे गए। 2012 में मिल्खा सिंह ने 1960 के ओलंपिक की 400 मीटर रेस में पहने जूतों की जोड़ी को नीलामी में बेचने के लिए डोनेट किया था। नीलामी को एक्टर राहुल बोस ने ऑर्गेनाइज किया था। 2008 में जर्नलिस्ट रोहित ब्रिजनाथ ने मिल्खा सिंह को भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन एथलीट बताया। मीडिया और पॉपुलर कल्चर। मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी सोनिया सावलका के साथ मिलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी। यह बुक 2013 में पब्लिश हुई थी और बहुत कामयाब रही थी। ये इतनी पॉपुलर थी कि इस पर 2013 में बॉलीवुड की फिल्म भाग मिल्खा भाग बनाई गई, जो मिल्खा सिंह की जिंदगी की कहानी को दिखाती है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। एक्टर फरहान अख्तर ने दिव्या दत्ता और सोनम कपूर के साथ किरदार निभाया है। फिल्म बहुत पॉपुलर रही और इसने कई अवार्ड भी जीते, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड और 2014 में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में 5 अवार्ड जीते। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2.1 बिलियन कमाया। फिल्म का नाम मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया था। मिल्खा सिंह ने फिल्म के राइट्स सिर्फ ₹1 में बेचे थे। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि फिल्म के प्रॉफिट का 1% मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को दान किया जाए। मिल्खा सिंह ने देश भर के गरीब और जरूरतमंद खिलाड़ियों को उनके सपनों को हासिल करने में मदद करने के लिए 2003 में इस ट्रस्ट को शुरू किया था। ये मिल्खा सिंह के ऊंचे और अच्छे विचारों को दिखाता है। अपनी ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ में सिंह ने अपने पिताजी को मरते हुए देखने की बात लिखी है। मरने से पहले गिरते गिरते उन्होंने चिल्लाकर कहा था, भाग मिल्खा भाग। मेरे पिताजी की चेतावनी मेरे दिमाग में चलती रही और मैं मौत से दूर भाग आया। सितंबर 2017 में लंदन में मैडम तुसाड्स म्यूजियम के मूर्तिकारों की बनाई गई मिल्खा सिंह की मोम की मूर्ति चंडीगढ़ पंजाब में रखी गई। मोम की मूर्ति को मिल्खा सिंह को 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार रेस में दौड़ते हुए दिखाया गया है। आजकल ये मोम की मूर्ति नई दिल्ली के मैडम तुसाड्स म्यूजियम में रखी गई है। पर्सनल लाइफ। मिल्खा सिंह ने इंडियन वुमेन्स वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रही निर्मल सैनी से शादी की। वे पहली बार 1955 में सीलोन में मिले थे। सीलोन अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1962 में शादी की। निर्मल सैनी ने बाद में अपने नाम में से सैनी को बदलकर कौर रख लिया। चूंकि वो एक हिंदू घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उनके परिवार ने शुरू में सिख मिल्खा सिंह के साथ उनकी शादी को अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन अंत में वे मान गए थे। सिंह के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। उनकी बेटियां हैं अलीजा गुरुवर, डॉक्टर मोना सिंह और सानिया सावलका, और उनके बेटे जीव मिल्खा सिंह हैं, जो एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं। वो 1998 में यूरोपियन टूर में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। मिल्खा सिंह के कई पोते पोतियां भी हैं। 1999 में मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल सैनी ने हवलदार विक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को गोद लिया, जो टाइगर हिल की लड़ाई में मारे गए थे। मिल्खा सिंह चंडीगढ़ पंजाब में रहते थे। अपनी अचीवमेंट और सक्सेस के बावजूद उन्होंने हमेशा एक सीधी सादी जिंदगी जी।
रिकॉर्ड और सम्मान। जापान के टोक्यो में हुए 1958 के एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 400 मीटर रेस में भी गोल्ड मेडल जीता। 1958 में कार्डिफ वेल्स में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 440 यार्ड रेस में भी गोल्ड मेडल हासिल किया। 1962 में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीते थे। 1958 में हुए कटक नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर दोनों रेस में गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने 1964 के कलकत्ता नेशनल गेम्स में 400 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता था। मिल्खा सिंह को एथलेटिक्स में उनके योगदान के लिए आर्मी ने ऑनररी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया। भारत सरकार ने मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री से सम्मानित किया। मृत्यु 24 मई 2021 को मिल्खा सिंह को कोविड-19 की वजह से निमोनिया होने के कारण पंजाब के मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। पहले तो उनकी हालत स्टेबल बताई गई, लेकिन 18 जून 2021 को रात 11:30 बजे चंडीगढ़ पंजाब में 91 साल की उम्र में वे गुजर गए। उससे कुछ दिन पहले 13 जून 2021 को उनकी पत्नी निर्मल सैनी की भी कोविड के कारण मृत्यु हो गई थी। मिल्खा सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान उनके चिता पर उनके हाथों में उनकी पत्नी की फोटो रखी गई। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके गुजर जाने पर पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक रखा गया। मिल्खा सिंह के निधन से स्पोर्ट्स कम्युनिटी ने एक ऐसा सितारा खो दिया जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो ये थी मिल्खा सिंह की शुरू से लेकर के आखिर तक की यात्रा, और उस यात्रा के दौरान उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी आपने जाना। इस समरी में आपने मिल्खा सिंह की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं के बारे में जाना। आपने उस महान शख्स के बारे में जाना जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और कड़ी मेहनत और हिम्मत से अनगिनत मेडल और ऊंचाइयों के मुकाम हासिल किए। बंटवारे के कारण उनकी जिंदगी की शुरुआत एक रिफ्यूजी के तौर पर हुई थी। आपने जाना कि मिल्खा सिंह ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको यह भी पता चला कि उन्हें फ्लाइंग सिख का खिताब क्यों और कैसे मिला। मिल्खा सिंह जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके संघर्षों और कभी हार न मानने के जज्बे से न जाने कितना कुछ सीखा जा सकता है। तो जब कभी भी आप जिंदगी में हताश या निराश महसूस करें तो मिल्खा सिंह जी जैसे सितारों के संघर्षों के बारे में विचार करें। सोना जितना ज्यादा आग में तपता है वो उतना ही खरा होता चला जाता है। इस समरी की यानी कि मिल्खा सिंह जी के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए गीगल को। लर्निंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, नॉलेज को औरों के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़िए। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।